नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां एमपी की सियासत से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब सीएम को लेकर खत्म होगा इंतजार, एमपी में सीएम फेस पर बोले विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। रविवार को खत्म हो जाएगा सारा सस्पेंस, तो रविवार तक का इंतजार आपको करना होगा। और आपको बता दें, एमपी में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर अब जो सस्पेंस बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो सीएम को लेकर खत्म होगा आप सभी का इंतजार। जी हाँ, मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, जहां सीएम फेस पर बोले हैं विजयवर्गीय। उन्होंने कहा है कि रविवार तक का ये सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि रविवार को ऐलान हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री या अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो रविवार तक का आपको इंतजार करना होगा। एमपी में सीएम फेस को लेकर जो चर्चाएं लगातार हो रही हैं, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, वहां पर कई सारे नाम सामने आए हैं। तो आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद रविवार का दिन वो दिन होगा जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा है कि आप सभी को रविवार तक का इंतजार करना होगा, सारा सस्पेंस जो है वो रविवार को खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा इंतजार नहीं है, 2 ही दिन का लगभग इंतजार है और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात का ऐलान रविवार को कर दिया जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श और मेल मुलाकात का दौर चल रहा है, एक तरफ अब कद्दावर विधायक मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। कोई दिल्ली में डेरा डाले हुए है तो कोई भोपाल में ही बड़े नेताओं को साधने में जुटा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कद्दावर विधायक अब मंत्री बनने के चक्कर में दिल्ली के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। और आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कौन कौन वो शख्स हैं, वो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ये चेहरे मंत्रिमंडल में तय माने जा रहे। गोपाल भार्गव सबसे सीनियर विधायक और मंत्री, भूपेंद्र सिंह शिवराज के करीबी और कद्दावर मंत्री, राजेंद्र शुक्ला शिवराज के करीबी एवं विंध्य के सबसे बड़े चेहरे, जगदीश देवड़ा वर्तमान में वित्त मंत्री एवं सीएम शिवराज के करीबी दलित चेहरा, राकेश सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा इंदर सिंह परमार संघ के भरोसेमंद और शिक्षा राज्य मंत्री, उदय प्रताप सिंह 3 बार के सांसद, तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी, गोविंद सिंह राजपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के करीबी, उषा ठाकुर मध्य प्रदेश में हिंदुत्व का सबसे कद्दावर महिला चेहरा, प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया के करीबी और ग्वालियर से बड़ा नाम, रीति पाठक पूर्व सांसद और विंध्य से बड़ा नाम, प्रभुराम चौधरी ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान दोनों के करीबी। ग्राफिक्स आउट। ये चेहरे भी रेस में। अजय बिश्नोई पूर्व मंत्री एवं महाकौशल का बड़ा नाम, विश्वास सारंग सीएम शिवराज के करीबी और वर्तमान में मंत्री, हेमंत खंडेलवाल दिल्ली में पकड़ मजबूत, कमल पटेल के हारने के बाद दावेदारी मजबूत, कृष्णा गौर सबसे अधिक वोटों से जीतने वाली महिला विधायक, रामेश्वर शर्मा सीएम के करीबी और हिंदुत्व के लिए मुखर रहने वाला नाम, संजय पाठक पूर्व मंत्री, रमेश मंदोला सबसे अधिक मतों से जीतने वाले विधायक कैलाश विजयवर्गीय के करीबी, विजय पाल सिंह सीएम शिवराज के करीबी और लगातार बड़े मतों से जीत हासिल कर रहे हैं, गायत्री राजे पवार यशोधरा राजे सिंधिया की अनुपस्थित में मंत्री बनने की संभावनाएं बढ़ी, जयंत मलैया पूर्व वित्त मंत्री एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के भाजपा के कद्दावर चेहरे, मीना सिंह आदिवासी महिला चेहरा एवं वर्तमान में मंत्री, सुरेंद्र पटवा सुंदरलाल पटवा के भतीजे एवं पूर्व मंत्री, ब्रिजेंद्र सिंह यादव सिंधिया के करीबी एवं वर्तमान मंत्री। ये चेहरे मुख्यमंत्री नहीं बने तो इनका डिप्टी सीएम या मंत्री बनना तय। प्रहलाद पटेल पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं एमपी बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स में शामिल, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी।
एमपी में भाजपा की बड़ी जीत ने कहीं ना कहीं संगठन और उस चेहरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है जो मुख्यमंत्री बनेगा। दरअसल जब 160 से ज्यादा विधायक चुनकर आए हैं तो इनमें से उन 35 चेहरों को निकालना जरूर मुश्किल होने वाला है जो मंत्री बनेंगे। कैमरामैन सनी के साथ अनुराग मालवी, iNet 24/7 भोपाल। इधर श्योपुर में गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के बीच पहुंचे। अपने श्योपुर दौरे में मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए, साथ ही कार्यकर्ताओं से जिले की दोनों सीटें हारने पर चर्चा की है। कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नाम लेकर कुछ लोगों पर भीतरघात के आरोप भी लगाए हैं। लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं से मिलने के बाद मुख्यमंत्री रूप सिंह प्रजापति के घर पहुंचे और जहां उन्होंने महिलाओं मुख्यमंत्री के हाथ पर राखी भी बांधकर टीका लगाया और जिले के हजारेश्वर मेला रंगमंच मेला मैदान पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो श्योपुर और विजयपुर में कांग्रेस को कैसे जीत मिलती। इधर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कई लोगों ने अतरंगी मन्नतें मांगी और दावे भी किए और चुनाव परिणाम आने के बाद किसी के दावे सफल हुए तो किसी को नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में इन्हीं दावों के चलते प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी गुरुवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। क्या है वो हाई वोल्टेज ड्रामा, चलिए आपको दिखा देते हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को हाई पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला, जहां नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपना मुंह काला करने के लिए राजभवन के लिए निकले और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रास्ते में ही रोक लिया और काला टीका लगाकर उनका वचन पूरा कराया। पोस्टल बैलेट्स में 199 सीट कांग्रेस जीत रही है, 31 सीट बीजेपी जीत रही है और ईवीएम में 163 कांग्रेस बीजेपी जीत रही है और 64 कांग्रेस जीत रही है। तो कांग्रेस ही सरकार तो ईवीएम ने बनाई है। ईवीएम ने बनाई है ईवीएम, लेकिन आप अपना जो आपने कहा था बयान दिया तो उसको लेकर भी आप आगे बढ़ते नजर। जी आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल आगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका मुंह पर काला रंग नहीं लगेगा। आपके सत्य वचन और आपके प्रतिबद्धता पर हम आपको बधाई देते हैं। फूल सिंह बरैया दतिया जिले की भांडेर सीट से विधायक का चुनाव जीते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था कि अगर भाजपा की मध्य प्रदेश में 50 सीट भी आती है तो वे अपना मुंह काला करेंगे। ऐसे में जैसे ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली, सोशल मीडिया पर बरैया को अपना वचन निभाने की नसीहत मिलने लग गई। काला मुंह करने की सियासत से शुरू हुआ ये राजनीतिक ड्रामा ईवीएम पर आकर खत्म हो गया, जहां पर प्रशासन ने फूल सिंह बरैया को रोशनपुरा चौराहे पर ही रोक दिया तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें काली टिकली लगाकर नजर न लगने की हिदायत दे दी और इसी तरह संघर्ष करने की बात कही। कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल है और ईवीएम पर हार के बाद अब कांग्रेस ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नितिन के साथ iNet 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का शोर शांत हो गया है। अब पार्टियों को इसके सबक लेने की भी बारी आ गई है। मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर अब तक हुए विधानसभा चुनावों का एनालिसिस किया जाए तो एक अलग पहलू सामने आया है। प्रदेश की 40 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी 5 बार से लगातार जीत रही है। देखिए कौन सी है वो 40 सीटें। एमपी में बीजेपी का अंगद पाप, 40 सीटों पर अजय लगातार 5वीं बार जीते। मध्य प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है, लेकिन इस प्रचंड जीत के पीछे का एक पहलू ये भी है कि प्रदेश में 40 सीटें ऐसी हैं जिसे बीजेपी का अंगद पाप कहते हैं, यानी यहाँ 5 बार से बीजेपी नहीं हारी। मध्य प्रदेश में 2003, 2008, 2013, 2018 और 23 में हुए विधानसभा चुनावों का सीट वार विश्लेषण करने पर ये बात सामने आई है। मध्य प्रदेश में 40 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले 5 बार से लगातार बीजेपी के उम्मीदवार जीत रहे हैं। इसी तरह बीजेपी लगातार 4 बार से 53 सीटों पर फतह हासिल कर रही, वहीं लगातार 3 बार से 68 सीटों पर परचम लहरा रही। इसी तरह
लगातार 2 बार से 89 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। देखिए, मोदी मंत्र तो जिताऊ मंत्र है ही, वो पूरे राष्ट्र के लिए महामंत्र है। पर स्थानीय स्तर पर जब हम देखते हैं भैया, तो सबका कुल मिला के जो श्रेष्ठ परिणाम आए, उसमें हम किसी की भी भूमिका को इनकार नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस है, हम सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। हम तो इस समय 2024 की तैयारी में जुट गए हैं कि जिन बूथों पर चुनाव हारे हैं उनको जीतना, और जिन बूथों पर और 10% वोट बढ़ाना, 51% के संकल्प के साथ हर बूथ पर मोदी इस अभियान के साथ 2024 की तैयारी में। आखिर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपने अंगत पांव कैसे जमाए, आइए आपको बताते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की लगातार जीत के 6 फैक्टर्स के बारे में। यहाँ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से जुड़ा समर्पित कैडर, एमपी में दक्षिणपंथी विचारधारा की ताकत, यहाँ कांग्रेस के नेताओं का ग्राउंड कनेक्ट और प्रभाव की कमी, बीजेपी कैंडिडेट की लोकप्रियता के चलते कई सीटें गढ़ में तब्दील, वोटर के मोह भंग को वोट में तब्दील नहीं कर पा रही कांग्रेस, संगठन कमजोर, बीजेपी के साथ जुड़े कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े नेता। बहरहाल बीजेपी सत्ता विरोधी लहर को ध्वस्त करते हुए गुजरात में लगातार 25 साल 9 महीने से सत्ता पर काबिज है। अब इसी रास्ते पर मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह से माफी मांगकर अपना रास्ता साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह से मुलाकात के बाद इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब क्या कुछ हो सकते हैं इसके राजनीतिक मायने, चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश में हार के कारणों की वजह ढूंढने के लिए मंथन बैठक कर रही थी, तो वही पूर्व मंत्री व विधायक उमंग सिंघार के ट्वीट ने कांग्रेस की सियासत को और भी गरमा दिया। अपनी बुआ जमुना देवी के समय से चली आ रही दिग्विजय सिंह से रार को कम करते हुए उमंग सिंघार ने पूर्व सीएम से माफी मांग ली। यही नहीं, एक दिन बाद गुलदस्ता लेकर वह दिग्विजय सिंह के बंगले भी पहुंच गए। 2018 में बनी कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को माफिया बताते हुए कई आरोप लगाए थे, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि वह मतभेद थे, मनभेद नहीं। बड़ा भावुक ट्वीट किया आपने, दिग्विजय सिंह जी से माफी भी मांगी। लोकसभा चुनाव है और सबको परिवार के सब लोग एक जायजा पे बैठना, और मैं कई बार कई चैनल पे कह चुका हूँ कि उनसे मेरे मतभेद थे, मनभेद नहीं था। बताया जा रहा है कि उमंग सिंघार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बनने की रेस में लगे हुए हैं। वहीं दिग्विजय सिंह से माफी मांगने और मुलाकात के बाद इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की करारी हार के बाद भी कमलनाथ पीसीसी चीफ पद पर बने हुए हैं, लेकिन पार्टी में परिवर्तन की बात उठती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर उमंग सिंघार दिग्विजय सिंह से माफी मांगकर अपना रास्ता साफ करने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उमंग सिंगार हो अथवा दिग्विजय सिंह हो, दोनों का ही अपराधियों के ऊपर संरक्षण रहता है, प्रश्रय रहता है। उमंग सिंगार के स्वयं के ऊपर किस प्रकार के मामले हैं, बावजूद इसके वह कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनने के ख्वाब पाले हुए हैं, और उसी के दृष्टिगत तमाम नेताओं को सेट करने के लिए, उनको अपने प्रति रिझाने के लिए इस प्रकार के कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इन तमाम कांग्रेसी नेताओं की प्रवृत्ति और मानसिकता से वाकिफ है, और स्वाभाविक तौर पर चुनाव दर चुनाव उनको खारिज करने का काम करेगी। बहरहाल जहां कांग्रेस सरकार में मंत्री रहते दिग्विजय सिंह को माफिया बताने वाले उमंग सिंघार अब उनसे माफी मांग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की एकजुटता का संदेश भी देने की कोशिश में है। दरअसल नए पीसीसी चीफ को लेकर चल रही चर्चा और नेता प्रतिपक्ष का खाली पद उमंग सिंघार को नजर आ रहा है, जिसको लेकर उमंग अपनी दावेदारी मजबूत रखना चाहते हैं। उमंग सिंघार धार जिले के आदिवासी सीट गंधवानी से विधायक हैं और कांग्रेस हाईकमान के करीबी भी माने जाते हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर आगर मालवा की सुसनेर संविधान सभा से चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेता
राणा विक्रम सिंह ने समीक्षा बैठक की है और जिसमें उन्होंने पार्टी के ही नेताओं पर चुनाव हानि का आरोप लगाया है। वहीं बैठक में मौजूद समर्थकों ने पार्टी के खिलाफ काम करने वाले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। इधर आगरमालवा के सुसनेर से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक भैरव सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक हुई है, सुसनेर में भी 25% हैक हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चैलेंज देता हूं कि प्रशासन या सीएम मुझे एक मशीन दे और मैं हैकर को बुलाकर बता दूंगा कि कितने वोट मशीन में डाले गए हैं। जानता हूं कि क्या गणित फिट हुआ है। 12% से लेके 15%, 17%, 20%, 25% मशीनों में हैकिंग होती है और हैकिंग के कारण मैंने देख लिया कि मेरे को इतना परसेंट में अगर हैकिंग हुई है 30 से 35 हजार वोट मेरे गए हैं तो मेरी जीत तो यहाँ की मेरी जीत नहीं, मेरे जनता की जीत तो 50 से 55 मिनिमम 60-70 हजार तक की जीत थी। इसलिए मैं निश्चित था कि मैं जीतूंगा और वाकई में हैकिंग हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर से बीजेपी को भले ही बम्पर जीत मिल गई हो, लेकिन इंदौर से महानगर की तर्ज पर विकास के मामले में बिछड़ता जा रहा है। जी हां, दरअसल एयर और रेल कनेक्टिविटी पर ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार का ध्यान है। 2012 से इंदौर से खंडवा के बीच रेल लाइन कन्वर्जन का काम पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते इंदौर का महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से संपर्क टूट गया है। इंदौर में मिली बम्पर जीत के साथ ही इंदौर के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। दरअसल स्थानीय लोग महानगर की तर्ज पर क्षेत्र का विकास चाहते हैं, लेकिन इस राह में सबसे बड़ी बाधा रेल और एयर की कनेक्टिविटी है। इंदौर को महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए इंदौर खंडवा रेल लाइन का कन्वर्जन किया जाना था। 2012 में कार्य स्वीकृत हुआ, लेकिन 11 सालों के बाद भी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। अब कहा जा रहा है कि अब उसके टेंडर होंगे टनल के। उसमें एक बड़ी टनल है जो 4.5 किलोमीटर की बताई गई है। अब वो 4.5 किलोमीटर के टनल के अलग से टेंडर हो रहे हैं। उसके अलावा वहाँ छोटे 20-21 पुलियाँ हैं, उनके टेंडर होना है। तो ये एक प्रोजेक्ट लिंगरिंग होता जा रहा है, उसमें देरी हो रही है, उसमें प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ती जा रही है। तो ये अब कब और कैसे पूरा होगा ये तो ईश्वर ही जानता है। इंदौर खंडवा रेल लाइन के कन्फर्म प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी से क्या पूरा करना चाहिए, उससे इंदौर की प्रगति की राह खुलेगी। यदि इंदौर खंडवा रेलवे प्रोजेक्ट डबल बड़ी लाइन में चेंज होता है तो क्या बॉम्बे से लिंक अपनी क्या सीधी बैठती है और क्या इंदौर की प्रगति के रास्ते खुलेंगे। दरअसल इस मार्ग में 21 सुरंगों का कार्य किया जाना था। यह कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। इतना ही नहीं, रेल मंडल में चल रही रतलाम महू खंडवा रेल प्रोजेक्ट के गेज परिवर्तन कार्य में गति नहीं आ पाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बीजेपी के, मध्य प्रदेश में भाजपा की जो है सारे काम चल रहे हैं और इवन हमारा रेल मंत्री भी हमारे इन दोनों अच्छे काम कर रहे हैं, पर हमारा के जो नेतृत्व है, सांसद है या जो भी प्रतिनिधि है, वो इस मामले में सरकार पर प्रेशर नहीं कर पा रहे। इसी कारण ये डिले हो रहा है और कहीं ना कहीं अब ये डेड एंड को समाप्त करना जरूरी है, क्योंकि इंदौर की आवश्यकता है कि उसको रेल लाइन दुरुस्त मिले, तेजी से मिले, ताकि व्यापार व्यवसाय बढ़ सके और इंदौर जो महानगर की शक्ल ले रखा है अब रेलवे में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये एक मजबूत इच्छा शक्ति की कमी है और साथ में काम न करवाने के पीछे जो दूसरे कई कारण है वो है ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना भी है, क्योंकि पर इससे जनता का नुकसान ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारा महाराष्ट्र के साथ, दक्षिण के साथ जो तालमेल होना चाहिए, जैसे मुंबई पहुंचने में हमें 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी इस रास्ते के चालू हो जाने से, ये भी सब नहीं हो पाने से व्यापार का भी नुकसान हो रहा है। इंदौर से चलकर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रेल कनेक्टिविटी बंद होने के चलते मजबूरन सड़क मार्ग से जाना होता है। इसका असर इंदौर ओमकारेश्वर रोड पर भी पड़ा है। 2012 के पहले ट्रेन से जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों का अब इस रोड पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नतीजन इस रास्ते पर दिन ब दिन बड़ा जाम लगता है।
इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से इंदौर से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसका फायदा दोनों शहरों के आम लोग और व्यापारियों का होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन है जो इंदौर से खंडवा होते हुए जाती है। इस रेल लाइन का काम लंबे समय से चल रहा है, पर बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस रेल लाइन में इंदौर से लेकर महाराष्ट्र को जोड़ने वाले खंडवा शहर के बीच के इलाके में गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। छोटी लाइन को बड़ी लाइन में किया जा रहा है, पर काम की जो गति है उसके चलते बीते 2 सालों से अधिक समय से खंडवा से इंदौर आने वाले लाखों यात्री परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH 24/7 महू। इधर ग्वालियर में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में गोलाका मंदिर चौराहे पर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं पुलिस ने चक्का जाम की बात को इनकार करते हुए कहा है कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे, इसलिए वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। देखिए, जो अभी 2 दिन पहले जयपुर में कांड हुआ है, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या हुई, उसके संबंध में एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करनी सेना इकाई ग्वालियर द्वारा किया गया है। ये जिले में 2 जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उनमें से एक ये गोलाका मंदिर पे करनी सेना के पदाधिकारियों ने और उनके समर्थकों ने यहाँ लगभग आधा घंटे तक चौराहे पर खड़े होकर आंदोलन किया। इन्होंने 4 सूत्री एक मांग पत्र भी एडीएम साहब को ज्ञापन के रूप में दिया है। इधर दतिया के इंदरगढ़ के तहसील कार्यालय में पहुंची एसडीएम को वकीलों ने एक ज्ञापन सौंप दिया और जिसमें उन्होंने तहसील कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारियों की शिकायत कर दी। वकीलों का आरोप है कि तहसील में अधिकारियों के समय से न आने की वजह से पेंडिंग काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं और किसान भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। अपनी लड़की के नाम जमीन खरीदी थी, उसका नामांतरण वकील द्वारा आवेदन लगवाया इंदरगढ़ तहसील में। आज मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, कोई काम नहीं हुआ। वकील साहब से कहता हूँ तो वो बोलते हैं कि अधिकारी नहीं बैठ रहे, हम क्या कर सकते हैं। केस है, नफका जमीन हमारी नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, हाँ, हमारे ना है सब चीज़ है। 5 साल हो गए, 3 साल के, ये तहसीलदार ने केस करता और भेज ही नहीं रहा है, और तहसीलदार वो किया है, कलेक्टर ने ऑर्डर दिया, छोड़ते ही नहीं है। हाँ, कार्रवाई नहीं हो रही, तहसीलदार नहीं सुन रहा है कि तहसीलदार नहीं सुन रहा है, तहसीलदार नहीं सुन। हाँ, पटवारी सुनना किया, तहसीलदार ने भेज ही नहीं है सौड़ा। वकीलों को जो उनकी शिकायत थी उन सभी के संबंध में निर्देश तहसीलदारों को दिए हैं कि आपको वकीलों के द्वारा जो की गई शिकायत है, जैसे कि 15 दिवस में भौतिक नामांतरणों की जांच की जाएगी, कोई भी नामांतरण शेष नहीं रहे। इसके अतिरिक्त भी जो अन्य उनकी शिकायतें हैं उनकी जांच की जाएगी। चलिए रुक कर लेते बड़ी खबर का, जहां मध्य प्रदेश में विधायक का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल ने केंद्रीय मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है, जिसे गुरुवार को मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही इन दोनों मंत्रियों के विभाग अन्य मंत्रियों को बांट दिए गए हैं। अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त आभार सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जल शक्ति मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार राज्य मंत्री के रूप में राजीव चंद्रशेखर को दिया गया है। तो आपको बता दें कि तीनों मंत्रियों ने कल अपना इस्तीफा दे दिया है और अब विधायक बनने के बाद नियम के अनुसार इन मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है। उनका जो प्रभार था वो अन्य मंत्रियों के साथ सौंप दिया गया है। वहीं आपको बता दें माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका प्रभार भी सौंप दिया गया है, तो अन्य 2 मंत्रियों ने भी अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।